हेलो दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक जहाज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने जमाने का। अपने पहले सफर पर निकलता है ये जहाज साउथर्न इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं। इस जहाज के कमांड संभाले हैं 62 इयर्स कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में इस चीज को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है टाइटैनिक जहाज को लेकर। और इसका साइज है 269 मीटर्स लेंथ में और हाइट में है ये 32 मीटर। उस जमाने में टाइटैनिक को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। इन्फ्लेशन को लेकर चलोगे तो आज के दिन ये $400 के बराबर है। शिप के अंदर के फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, एक इलेक्ट्रिक बाथ, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर के दुकानें और एक लाइब्रेरी भी थी। और तो और जिस तरह की इसमें सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल करी गई थी टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। ये शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है। इस जहाज को जिसने बनाया है उस कंपनी का नाम है व्हाइट स्टार लाइन। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतना कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर कि ये कभी डूब ही नहीं सकता। ये एक अनसिंकेबल जहाज है, कभी डूबेगा ही नहीं। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली आइसबर्ग वार्निंग मिलने लग जाती है। जहां से ये टाइटैनिक जा रहा है वहां पर बड़े बड़े आइसबर्ग के पहाड़ मौजूद है और इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 इन्हें 7 और वार्निंग मिलती है, लेकिन कैप्टन और उनकी क्रू इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। फिर भी ये टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करते हैं। सूरज ढल जाता है, तापमान नीचे गिर जाता है। 14 अप्रैल के बारे में खास बात ये है कि चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के कोई मून लाइट नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी इस रात को। यहाँ पर एक क्रूज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होता है। लुकआउट पॉइंट कह सकते हो आप। यहाँ पर किसी को बिठा के रखता है ताकि सामने कुछ आए तो वो दिख सके, जहाज के आगे क्या आ रहा है वो देखने के लिए। यहाँ पर जो बंदा बैठा है इसे बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से रात का टाइम था, ठंडी भी लग रही थी और आंख में से आंसू भी निकल रहे थे और तेज रफ्तार से हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से आगे देखना और भी मुश्किल हो गया था। रात के 11:39 को फेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा आगे क्रूज नेस्ट में बैठा है। ये अचानक से देखता है अपने सामने आइसबर्ग का बड़ा सा पहाड़। ये जल्दी से घंटी को 3 बार जोर जोर से बजाता है ताकि नीचे बैठे लोगों को सुनाई दे। फिर घबरा कर ऑफिसर्स को फोन करता है, चिल्लाकर कहता है आइसबर्ग आ गया है सामने, जल्दी से जहाज को मोड़ो लेफ्ट साइड में। अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी होती है। फिर 1 मिनट बाद 11:40 को जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में ये 200 बाई 400 फीट था, एक फुटबॉल के ग्राउंड के जितना बड़ा, और ये हाइट में क्रूज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस बर्फ का वजन था 1.5 मिलियन टन। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया तो टाइटैनिक के फ्रंट राइट साइड में टूट गया। इसे बो कहा जाता है और बो के ऊपर जो होता है उसे स्टर्न कहा जाता है और नीचे का जो होता है उसे कील कहा जाता है। करीब 10 सेकंड तक ये आइसबर्ग के साथ घिसटते हुए चला गया। उसके बाद छोटे छोटे होल पड़ गए और धीरे धीरे पानी अंदर घुसने लग गया। रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को डिस्ट्रेस कॉल भेजो। रेडियो पर जो आसपास जहाज होंगे वो शायद हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहता है। कोई तो जहाज होगा आसपास में जो हमें बचाने आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिलता। कोई तो जहाज होगा आसपास में जो सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। 20 मिनट बाद 12:20 आरएमएस कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी है, ये जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलते तो भी 3.5 घंटे का समय लगता। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक जहाज बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट जलाते हैं हवा में, इस उम्मीद में कि कोई हमें देखे और हमें बचाने आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा कोई जहाज मौजूद नहीं था। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर कर देते हैं कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए, शिप में मौजूद लाइफ बोट को इस्तेमाल करें। पैसेंजर की बात करी जाए तो उन्हें उतना डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसी रीजन से पहली लाइफ बोट उतारी गई। 65 लोगों की कैपेसिटी थी लेकिन 28 लोग ही गए, आधी बोट खाली। जब ये पैसेंजर्स को रियलाइजेशन हुई तो लोग पैनिक में आकर इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक आगे के हिस्से में पूरा पानी भर गया था। उसके बाद धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगा। लोगों की हड़बड़ी मच गई और लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। लाइफ बोट में बैठने के लिए प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट की सख्त कमी थी। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी, इसमें अराउंड 1200 लोग ही आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 के आसपास लोग थे। रात के 2 बजे आखिरी लाइफ बोट उतारी गई टाइटैनिक से, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद है। जहाज के लोगों की बात करें तो कोई रो रहा है, कोई प्रे कर रहा है। करीब 2:20 में जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया, फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को। तो 1500 से ज्यादा लोग मौजूद थे जहाज में, वो जहाज के साथ में ही डूब गए। या तो फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरोगे तो आपकी कुछ मिनटों में ही मौत हो जाएगी ठंड के वजह से। कहा जाता है कि कैप्टन जहाज के साथ में ही डूब जाते हैं। आरएमएस कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने निकला था वो इस लोकेशन पर पहुंचता है करीब 3-4 बजे के बीच, करीब 1 घंटा लेट। लेकिन जो लोग लाइफ बोट से निकलते थे, करीब 700 लोग थे, ये उन्हें आराम से बचा लेते हैं। दोस्तों उस रात और एक जहाज
मौजूद था। टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर था जो टाइम पर पहुंच सकता था लोगों को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज का नाम था एसिस कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटे पहले आखिरी वार्निंग मैसेज दिया था, वो मैसेज कैलिफोर्नियन ने ही दिया था। उन लोगों ने कहा था सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत आइसबर्ग है। कैलिफोर्नियन जहाज का जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था और कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रुक गया था। वो समुद्र में आगे नहीं जाना चाहते थे, खतरे को देखते हुए और खतरे को समझते हुए। इनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने रेडियो ऑफ कर दिया था। और टाइटैनिक के पैसेंजर्स ने वो जहाज को देखा भी था। उन्होंने सोचा कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट उड़ाए गए और फ्लेयर्स फेंके गए। रात के करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता है कैलिफोर्नियन जहाज के जो क्रू मेंबर थे उन्होंने एक्चुअली में रॉकेट्स को देखा था टाइटैनिक से निकलते हुए। उन्होंने कैप्टन को भी इन्फॉर्म किया था। तो उन्होंने सोचा कि टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैप्टन लॉर्ड ने रॉकेट्स और फ्लेयर्स को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद पैसेंजर्स की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब रेडियो ऑन करते हैं तब इन्हें एसओएस कॉल्स मिलती है टाइटैनिक से। तब ये वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका होता है। टाइटैनिक जहाज की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने सफिशिएंट लाइफ बोट नहीं रखी थी, क्योंकि जिस कंपनी ने जहाज को बनाया था उन्हें लग रहा था कि जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। इसके अलावा दूसरी गलती टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने थोड़ी सी भी स्पीड कम नहीं की। इसके पीछे रीजन है दोस्तों, उन्हें बोला गया था कि स्पीड कम नहीं होना चाहिए। इस डूबे हुए टाइटैनिक को ढूंढने में करीब 70 साल लग गए और अब ये ऐसा दिखता है। और सबसे पहले इन्होंने ढूंढा था समुद्र के 800 मीटर नीचे 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी रैकेज पाई गई। तो अलग अलग टुकड़े मिले। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर है। रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिज्म इसके मेटल्स को खाई जा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये जहाज पूरी तरीके से गायब हो जाएगी पानी के अंदर। और इस टाइटैनिक को 111 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।